आज का टॉपिक है हम लोग का भारत और नेपाल के बीच में आंतरिक संबंध। देखिए, नेपाल जो है वो आज से भारत का रिश्तेदार नहीं है। हम लोग का रिश्तेदारी जो है वो एक दूसरे चरण से है, एक दूसरे युग से है। नेपाल एक बफर कंट्री के रूप में आता है। बफर कंट्री का मतलब ऐसा है कि दो बड़े देशों के बीच में आता है। लैंड लॉक कंट्री है, चारों बगल से वो अलग अलग देशों से, अलग अलग चीजों से घिरा हुआ है। नेपाल जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही चीन के लिए भी है। लेकिन चीन सबसे ज्यादा अगर आर्थिक रूप से अगर उसका कोई मदद करता है तो वो चीन है। व्यापारिक रूप से जहां वो ज्यादा ये कर पाता है वो चीन है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा जो उसका आर्थिक स्थिति से सहकारी देश है वो देश जो है वो भारत है। देखिए, वहां के एक नेता थे गोरखा। आजकल भारत में गोरखा रेजिमेंट भी है। उस समय एक नेता हुआ करते थे जिनका नाम था पृथ्वी नारायण। वो जो गोरखा जाति से आते थे, वो पृथ्वी नारायण जो थे वो लगभग वो 1775 की घटना है कि जब भारत और नेपाल के बीच बहुत सारे आंतरिक तनाव रहते थे। नेपाल भारत को देखना नहीं चाहता था और भारत नेपाल को देखना नहीं चाहता था। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं नई जब रणनीति बनी, नई सरकार आई, धीरे धीरे ये 19वीं सदी की घटना है। 19वीं सदी के बाद जब 20वीं सदी और 21वीं सदी में धीरे धीरे ये चीजें परिवर्तन होते गई। वर्तमान समय में नेपाल जो है वो भारत का सबसे अभिन्न अंग है। यूं तो अगर कह लीजिए कि नेपाल विदेश में आता है, दूसरे देश में आता है, लेकिन अगर ऐसे हम लोग देखें तो नेपाल जो है वो लगता है कि जैसे भारत का ही हिस्सा है। अगर आप नेपाल जाते हैं तो आपको वीजा, पासपोर्ट इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। यानी वहां पे वहां का बॉर्डर जो है खुला हुआ है। इसलिए ज्यादातर शराब की तस्करी ये सब जो होता है वो नेपाल बॉर्डर से होता है। नेपाल बॉर्डर से शराब की तस्करी करना बहुत ही आसान है, क्योंकि वहां कोई वीजा, पासपोर्ट नहीं है, खुली बाउंड्री है, आराम से लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं। यहाँ तक कि लोग नेपाल के लोगों और भारत के लोगों के बीच में शादी विवाह का भी होता है। एक मधेशिया जो है सो समुदाय है, जो ज्यादातर मधेशिया समुदाय के जो लोग होते हैं वो भारत और नेपाल के बीच में उनका शादी विवाह का काम होता है। भारत नेपाल के साथ, देखिए, भारत अगर किसी को अपना मित्र बनाएगा तो कुछ ना कुछ लोग बस बनाएगा, कुछ ना कुछ इसका भी कारण होगा क्यों बनाएगा किसी को मित्र। आप क्यों बनाएंगे किसी को मित्र? तो भारत की भी कुछ आकांक्षाएं हैं। उस आकांक्षा को अगर पूरा करने का काम कौन करता है? नेपाल करता है। जैसे देखिए, अभी जो है कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नेपाल के साथ एक बिजनेस प्रपोजल से गए थे और वहां पे एक मेमो साइन हुआ, जिस मेमो के तहत जो है सो 10,000 बिजली मेगावाट, ठीक है, 10,000 मेगावाट बिजली जो है वो नेपाल को लक्ष्य दिया है कि आप हमको लेकर के देंगे। नेपाल अभी जो है वो जल विद्युत के मामले में बहुत आगे है, हमसे कई गुना आगे है जल विद्युत के मामले में। क्योंकि देखिए, नेपाल की जो आबादी है वो 2.5 करोड़ की आबादी है और हमारे यहाँ एक छोटा से छोटा राज्य जो है बिहार, उसकी आबादी 12 करोड़ है। हरियाणा की आबादी से भी उसकी कम आबादी है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस देश की आबादी 2.5 करोड़ है वहां पे यूज कितना होगा बिजली। लगभग नेपाल जो है वो 40,000 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा है और उसके पास उतना खपत है ही नहीं। तो भारत एक मेमो साइन करके 10,000 मेगावाट बिजली लेने का लक्ष्य ये दिया है उसको। एक इस लक्ष्य में जो है नेपाल अपनी सहमति दे चुका है, ठीक है। अब देखिए, नेपाल जो है, नेपाल में नेपाल का एक सबसे प्रमुख जाति जो है गोरखा, ठीक है, गोरखा जाति है, गोरखा समुदाय है। ये गोरखा समुदाय जो है इसको भारतीय आर्मी में शामिल किया जाता है। इस गोरखा समुदाय के जो भी नौजवान होते हैं उनको भारतीय आर्मी में रखा जाता है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे देश के व्यक्ति को अगर किसी देश की रक्षा व्यवस्था में शामिल किया जा रहा है तो इसका मतलब नेपाल और भारत के बीच में आंतरिक संबंध कैसा होगा। बहुत ही गहरा आंतरिक संबंध है।
हर तरह से, यहाँ तक कि भारत जो है नेपाल में सड़क बनाने का काम करती है, बंदरगाह को बनाने का काम करती है। यहाँ तक कि जो भी मान लीजिए कुछ भी उस प्रकार का घटना घटता है, कोई भी आपदा आती है, एक बार याद होगा आप लोग को 2015 के आसपास एक भूकंप आई थी नेपाल में, जिस भूकंप में लगभग 9,000 लोग मारे गए थे, और उस भूकंप में $1 बिलियन जो है सो देने का काम भारतीय सरकार की थी, और जो भी क्षतिग्रस्त हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए कुछ ना कुछ अपने तरफ से सहयोग राशि प्रदान किया था अलग रूप से। तो भारत और नेपाल का जो रिश्ता है वो अटूट रिश्ता है। बीच में कुछ दरारें, जैसे कुछ एक प्रधानमंत्री आए जो इस बात से सहमत नहीं हुए और इस सहमति को वो तोड़ना चाहे, लेकिन धीरे धीरे बाद में इस पर भी सहमति बनी। अब यह है कि नेपाल में क्या हुआ कि जहां 2.5 करोड़ की आबादी है, उस 2.5 करोड़ की आबादी में 50 लाख ऐसे नेपाली हैं जो भारत में आके रहते हैं, यहां से अपना रोजगार गुजर बसर करते हैं, और बहुत सारे भारतीय भी नेपाल में जाकर के बसने लगे। अब बताइए, एक देश है जिस देश की आबादी 2.5 करोड़ है, उस देश में भारत के आदमी जा के रह रहे हैं, तो धीरे धीरे इनकी जनसंख्या बढ़ेगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इनका हस्तक्षेप बढ़ेगा। अब मान लीजिए आप ही कहीं रहिएगा, अगर आपकी संख्या ज्यादा होगी तो कुछ गलत होगा तो आप रोकेंगे, या अगर आप ज्यादा संख्या में तो कुछ गलत कर भी सकते हैं। तो कोई भी देश हो जहां अगर आपकी आबादी ज्यादा हो गई तो ज्यादा होने के बाद आप किसी भी मैटर में क्या करिएगा, हस्तक्षेप करने का काम करिएगा। तो भारत के लोग जो थे वो नेपाल में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जा रहे थे। तो इस कड़ी में क्या हुआ कि नेपाल की जो सरकार थी वो इस बात से नकार रही थी कि अब जो है सो भारत के लोग नेपाल में आके रह नहीं सकते हैं, क्योंकि हस्तक्षेप बढ़ रहा था। इस वजह से 2019 ईस्वी में एक सर्वसहमति से एक निर्णय पास किया गया कि आप आकर रह सकते हैं, आप टूरिस्ट के लिए या जो भी है आप कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन आप यहाँ के किसी भी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ की सरकार आपसे ये मांग करती है कि आप हमारे आंतरिक मामला में हस्तक्षेप करिए, तब आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए टेररिज्म, आतंकवाद अगर बढ़ रहा है तो इससे निपटारा पाने के लिए नेपाल की सरकार भारत के सरकार से दरख्वास्त कर सकती है, और भारतीय सरकार जो है इस पे कार्रवाई कर सकती है, इसमें उनका योगदान दे सकती है। देखिए, नेपाल जो है आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। नेपाल और भारत के बीच में एक पहले नेपाल की जो विदेश नीति थी वो अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे देखिए, दुनिया का एक देश है जिसका नाम है चाइना। चाइना हर व्यक्ति को क्या करता है, आपको आकर के कहेगा पैसा चाहिए आपको, अगर आप कह दिए कि हाँ चाहिए तो आपको पैसा देगा, और तब तक देगा कि जब तक वो जान जाएगा कि इसके पास कितना प्रॉपर्टी है, यानी कितना इसके पास है, जितना आपके पास है उस हिसाब से आपको पैसा लेकर के वो दे देगा। और बाद में क्या हुआ, आप अपना ये बॉर्डर दे दीजिए, अपना ये मतलब कुछ एक अंदर का पार्ट हिस्सा ले लेगा आपसे, बड़े भूभाग को कब्जा करने का प्रयास करेगा, आपके जो सागर है, समुद्र जो आपके एरिया में आता है उस पर नियंत्रण पाने का काम करेगा, बड़े बड़े बंदरगाह, पत्तन, हवाई अड्डे पे नियंत्रण पाने का काम करेगा, जिससे आप पूर्ण रूप से कमजोर हो जाएंगे और आप पे हावी हो जाएगा चाइना। तो नेपाल भी इस कड़ी में धीरे धीरे उसकी ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन इस बात का विरोध भारतीय सरकार की है, और जिस बात पे सहमति भी बनी है, और नेपाल अभी खामोश है। जैसे देख रहे हैं, आपको पता होगा श्रीलंका, कुछ दिन पहले बहुत ही चर्चा का विषय था श्रीलंका, दर दर की ठोकरें खा रहा था। वर्तमान समय में अब धीरे धीरे उसकी कुछ स्थिति सुधरी है, लेकिन अभी भी उसकी स्थिति सुधरी नहीं है। इसका मेन कारण वो खुद है, और चाइना उसके हम्बनटोटा बंदरगाह हो गया, जो श्रीलंका का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह जो है हम्बनटोटा, उस पे उसका नियंत्रण है। ठीक है, तो देखेंगे नेपाल जो है, नेपाल और भारत के बीच में बहुत ही गहरा संबंध है, जिसके बारे में थोड़ा बहुत हमने बताया है। इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी आपको कल के क्लास में मिलेगी। धन्यवाद।